एक तरफ सरकार कोरोना से जंग की पूरी तैयारी कर रही है तो दूसरी तरफ वैक्सीनेशन भी जोरों पर है। केंद्र सरकार ने वैक्सीनेशन को तेज करने के लिए कहा है। इसी कड़ी में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में भारत बायोटेक के इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन इनकोवैक को भी देना शुरू कर दिया है। अब कंपनी की तरफ से इस वैक्सीन के प्राइस का भी ऐलान हो गया है। इनकोवैक वैक्सीन क्या है, कैसे ये काम करती है, कैसे आप इसे लगवा सकते हैं, इसकी जो प्राइसेस हैं, सब हर जानकारी आपको दे रहे हैं इस रिपोर्ट में। कोरोना से जंग में एक और वैक्सीन साथ जुड़ गई है। अब इंजेक्शन के अलावा नाक के जरिए भी वैक्सीन दी जाएगी। इनकोवैक नाम की इस वैक्सीन को भारत बायोटेक और अमेरिका की वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी ने मिलकर बनाया है। यह दुनिया की पहली नेजल वैक्सीन है। भारत के ड्रग रेगुलेटर ने 6 सितंबर को इसके इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी थी, लेकिन अब यह वैक्सीन कोविन पोर्टल पर भी उपलब्ध है और अब कंपनी ने इसकी कीमतों का ऐलान भी कर दिया है। प्राइवेट मार्केट में आपको इस वैक्सीन के लिए 800 रुपए चुकाने होंगे। वहीं सरकार के लिए कंपनी ने इसकी कीमत 325 रुपए रखी है। जानकारी के मुताबिक नेजल वैक्सीनेशन जनवरी के चौथे हफ्ते में शुरू किया जाएगा। ये वैक्सीन 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को दी जा सकेगी। नाक से दी जाने वाली इस वैक्सीन को बूस्टर डोज के तौर पर लगाया जाएगा। अगर आपने अब तक बूस्टर डोज नहीं ली है तो ये वैक्सीन लगवा सकते हैं। इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। बूस्टर डोज के लिए रजिस्ट्रेशन कोविन पोर्टल पर होगा। फिलहाल ये वैक्सीन सिर्फ प्राइवेट अस्पतालों में लगाई जाएगी। इस वैक्सीन की खास बात यह है कि इसे नाक से दिया जाएगा। इसमें ड्रॉप के जरिए दवा को नाक में डाला जाएगा। कंपनी के मुताबिक इसकी 2 डोज हैं और हर डोज में 4-4 ड्रॉप नाक में डाली जाएंगी। दोनों डोज में 4 हफ्ते का अंतर होगा। अब आपके मन में सवाल ये उठ रहा होगा कि ये वैक्सीन कितनी सेफ है, तो इसका जवाब इसके ट्रायल में मिलता है। 3 फेज के ट्रायल में इनकोवैक असरदार साबित हुई है। कंपनी ने फेज 1 के ट्रायल में 175 और दूसरे फेज के ट्रायल में 200 लोगों को शामिल किया था। तीसरे फेज का ट्रायल 2 तरह से हुआ था। कंपनी का दावा है कि ट्रायल में ये वैक्सीन कोरोना के खिलाफ असरदार साबित हुई है। कंपनी के मुताबिक इस वैक्सीन से लोगों के अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोरोना के खिलाफ जबरदस्त इम्यूनिटी बनी है, जिससे संक्रमण होने और फैलने का खतरा काफी कम है। क्योंकि ये वैक्सीन बूस्टर डोज के तौर पर लगाई जाएगी, ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि अगर पहली 2 डोज कोविशील्ड या कोवैक्सीन की ली गई थी तो क्या तीसरी डोज इनकोवैक की ली जा सकती है? तो जवाब है हाँ। दरअसल भारत बायोटेक की इस वैक्सीन का इस्तेमाल हेट्रोलॉगस बूस्टर के तौर पर किया जा रहा है। इसका आसान भाषा में मतलब ये है कि अगर आपने पहली 2 डोज किसी और वैक्सीन की भी ली हो तो भी बूस्टर डोज के तौर पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। भारत में कोरोना की स्थिति काफी नियंत्रण में है, लेकिन फिर भी कोविड नियमों का पालन करने में ही समझदारी है। साथ ही अगर आपने बूस्टर डोज नहीं लगवाई है तो जल्द लगवा लें, क्योंकि सावधानी ही कोरोना से बचाव का एकमात्र तरीका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच चीन ने कोविड प्रतिबंधों को लेकर बड़ी राहत वाली खबर दी है। कम से कम इकोनॉमी के मोर्चे पर तो ये राहत वाली खबर है ही। चीन ने कोविड नियमों में ढील का ऐलान किया है। चीन में कोविड को लेकर ढील मिलने से न सिर्फ पूरी दुनिया के शेयर बाजार खुश नजर आए, बल्कि इससे सप्लाई चेन के भी बेहतर होने की उम्मीद है। चीन की तरफ से कोरोना नियमों में जो ढील दी गई है वो 8 जनवरी से लागू होंगे। नए नियमों के मुताबिक चीन पहुंचने वाले यात्रियों के लिए अब क्वारंटीन का नियम खत्म होगा, यानी कि 8 जनवरी के बाद चीन पहुंचने वाले यात्रियों को क्वारंटीन नहीं होना पड़ेगा। चीन की तरफ से जारी जानकारी के मुताबिक लोगों को चीन पहुंचने के 48 घंटे पहले RT-PCR टेस्ट कराना होगा। चीन ने कोरोना को अब कम जोखिम वाली कैटेगरी में डाल दिया है। चीन को भरोसा है कि अब कोरोना ज़्यादा खतरनाक नहीं रह गया है। इसी वजह से चीन ने क्लोज कॉन्टैक्ट आइडेंटिफिकेशन को भी बंद कर दिया है। इससे पहले चीन ने अपनी ज़ीरो कोविड पॉलिसी में भी काफ़ी राहत दी थी। कोविड नियमों में ढील देने का फायदा भी चीन में दिखने लगा है। यहाँ एयर ट्रैवल सर्च वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। आज ही की बात करें तो चीन में एयर ट्रैवल सर्च वॉल्यूम 6 से 7 गुना तक बढ़ गया। चीन में अब वहाँ का जो न्यू ईयर है, लूनर न्यू ईयर से पहले ट्रैवल गतिविधियाँ हैं वो भी तेज़ हो गई हैं। ट्रैवल प्लेटफॉर्म सी ट्रिप का डेटा बताता है कि चीनी प्रशासन की तरफ से राहत की खबर आने से महज आधे घंटे में क्रॉस बॉर्डर डेस्टिनेशंस के लिए सर्च में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई। डेटा बता रहा है
कि आज आउटबाउंड फ्लाइट्स जो हैं उनकी बुकिंग्स में 254% इजाफा हुआ है। मकाओ, हांगकांग, जापान, थाईलैंड और दक्षिण कोरिया को लेकर सर्च में 10 गुना की बढ़ोतरी हुई है। एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि कोविड नियमों में ढील चीन की इकोनॉमी के लिए भी गुड न्यूज़ है। हालांकि चीन में कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से पूरी जो चिंताएं हैं वो पूरी तरह से तो ख़त्म नहीं हुई हैं, क्योंकि वहाँ पर आज भी जो करोड़ों प्रतिदिन मामले आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो इकोनॉमी के लिए वहाँ पर राहत वाली खबर आई है उससे बाजार ज़रूर खुश हैं। लेकिन इसका पूरे मायने क्या हैं और अभी चीन का ख़तरा कितना बरकरार है? कोविड, जैसा हमने कहा कि इकोनॉमी के मोर्चे पर तो राहत ज़रूर है, लेकिन जो वहाँ पर केसेस बढ़ रहे हैं, जो केसेस अभी कम नहीं हुए हैं, क्या वो जो नियमों में ढील है कहीं आफत तो नहीं बन जाएगी? इस पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं न्यूयॉर्क में कोविड-19 के रिसर्चर डॉक्टर धीरज पॉल। डॉक्टर पॉल, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आप लोग इस खबर को कैसे देख रहे हैं, जो चाइना ने जो ईज डाउन किया है, ओपन अप की जो तैयारियां कर ली हैं, आप लोग किस तरह से देख रहे हैं इसे? नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, आई एम आल्सो कनेक्टेड टू द फाइनेंस सेक्टर इन बायोटेक। तो आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया। ग्लोबली हम लोग रिसेशन के थ्रू अमेरिका में गुजर रहे हैं। आईएमएफ ने अभी अनऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया है वी आर इंचिंग टुवर्ड्स ग्लोबल रिसेशन। यूक्रेन रशिया वॉर, उस पर किसी का कंट्रोल नहीं है। सेकेंड इज सप्लाई चेन डिसरप्शन, जिसकी वजह से चाइना से आने वाले गुड्स पे बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा था और वहाँ की जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है उसके खिलाफ डिसेंट यूरोप में और अमेरिका में बढ़ रहा था। वी शुड शिफ्ट मैन्युफैक्चरिंग टू इंडिया एंड अदर नेशंस, जिसके प्रेशर में आके चाइना ने सडनली, और पब्लिक भी काफी फिटीक थी कोविड से, तो उन्होंने एकदम खोल दिया, लेकिन अनस्टेप्ड वे में, मतलब बिल्कुल नॉन साइंटिफिक वे में खोला। और कंट्री इज नॉट फुली वैक्सीनेटेड। उनकी लास्ट डोज 1.5 साल पहले लगी थी और वायरस बिल्कुल डिफरेंट है, साइनोवैक की लगी थी, जो कि 40% इफेक्टिव है। हमने आप ही के शो पे पिछले साल बताया था अंडर 50% है, पर अब तो डाटा आ रहा है 40 to 35% है। और सबसे बुरी प्रॉब्लम है कि जो ओल्ड और जीरियाट्रिक पेशेंट ग्रुप है, हाईएस्ट रिस्क फैक्टर जो होता है वो एज है, उसके लोगों में वैक्सीनेशन की 2 से 3 डोजेज लेस देन 40% है। तो इसीलिए आप देख रहे हैं कि हम एंटिसिपेट कर रहे थे 800 मिलियन लोग, मतलब 60% ऑफ चाइनीज आबादी विच इज 1.4 बिलियन के अंदर नए इन्फेक्शन होंगे। और अभी तक जो डाटा आ रहा है, और वो डाटा बहुत स्क्यूड है, तकरीबन 150 से 200 मिलियन इन्फेक्शन हो चुके हैं और 1 मिलियन डेथ्स हो चुकी हैं बेस्ड ऑन अनऑफिशियल रिपोर्ट्स कमिंग फ्रॉम सोशल मीडिया की मॉर्चुगरीज पूरी फुल हैं, हॉस्पिटल्स फुल हैं, बेसिक दवाइयों की किल्लत है लाइक आइबुप्रोफेन, टाइलेनॉल, सपोर्टिव और पैक्सलोविड, जो कि 85 to 95% इफेक्टिव है फ्रॉम सीवियरिटी ऑफ डिजीज, वो तो बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है वहां पे। और वैक्सीनेशन अब उन्होंने इंट्रानेजल शुरू की है, दे आर वे बिहाइंड। लेकिन इस सब से दुनिया के ऊपर ऑल्दो सप्लाई चेन डिसरप्शन आपने जैसे सही बताया इंप्रूव होगी, लेकिन ऑन द अदर हैंड जितनी तेजी से ये वायरस रेप्लिकेट हो रहा है, अगर मैं आपको नंबर दूं तो पहले जो ओरिजिनल वायरसेस थे इंक्लूडिंग डेल्टा, उसका रिप्रोडक्टिव नंबर 2 से 4 था, अब इसका 18 से 20 है। इसका मतलब कि जो वेव आएगी उसकी एम्पलीट्यूड बहुत हाई आएगी। ये बात सही है कि सीवियरिटी ऑफ इलनेस इतनी नहीं है, लेकिन किसी भी हॉस्पिटल सिस्टम को जमीन पे लाने के लिए ये काफी है, इंक्लूडिंग चाइना, जहां पे हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर कई देशों से कहीं बेटर है बिकॉज उन्होंने उस पर इन्वेस्ट किया है। लेकिन फिर भी एज पर टुडेज डाटा उनके आईसीयू के बेड्स 15 टाइम्स कम है एज कंपेयर टू व्हाट इज नीडेड नाउ एंड इन नेक्स्ट 4 to 6 weeks। सो चाइना के लिए हालात इस टाइम बहुत ही खराब है, और जो सोशल मीडिया पे हमें डाटा मिल रहा है उसके अकॉर्डिंगली, लेकिन ऑफिशियली चाइनीज गवर्नमेंट कभी भी वी आर वेरी स्पेक्टिकल विद द डाटा व्हिच इज कमिंग आउट फ्रॉम देयर। सो इट्स अ वेरी टफ टाइम्स एंड लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड कि कम से कम मोर्टेलिटी हो। लेकिन अनऑफिशियली अगर आप देखें तो 1 मिलियन मोर्टेलिटी ऑलरेडी दिख रही है कि हो चुकी है, और विद इन लास्ट 6 weeks। और अभी पहले आपने देखा बीजिंग, शंघाई, अब चाइना के ये जो न्यू ईयर है इसमें ट्रैवल होगा बहुत ज्यादा, उन्होंने बिल्कुल ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस खोल दी हैं, तो वायरस एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, और छोटी सिटीज में जब जाएगा जहां पे हेल्थ इंफ्रा इतना नहीं है, वहां पे जो नंबर्स आएंगे दैट विल बी वेरी स्केरी। इंटरनेशनल ट्रैवल भी खोल दिया है, तो दुनिया में नया वेरिएंट अगर वहां से क्रिएट होगा, जिसके बहुत बड़े आसार हैं, क्योंकि इतने नंबर्स में जब वायरस रेप्लिकेट होता है तो नया वेरिएंट होता है, तो दूसरे देशों में भी एक वेव ला सकता है। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनके ऊपर टैब रखने के लिए जीनोमिक सीक्वेंसिंग एयरपोर्ट्स पे कर रहे हैं, जो बहुत अच्छी है। अमेरिका में अभी तक हमने शुरू नहीं की है। एब्सोल्युटली। मैं थोड़ा सा यही समझना चाह रहा था कि आप बता रहे हैं कि थोड़ा सा अनप्लान्ड तरीके से खोला है, बड़ा एब्रप्टली ओपन अप करने की कोशिश की है चाइना ने। अगेन उसमें कोई विजन नजर नहीं आ रहा है।
चरणबद्ध तरीके से होता तो शायद दुनिया को समझ में भी आता। लेकिन बिल्कुल इकॉनमी और जो सप्लाई चेन जो ऑर्डर है उसको हम थोड़ा सा किनारे रखते हैं, हम थोड़ा सा सेहत की बात करते हैं इस समय। क्या ये दुनिया के लिए खतरा होगा? क्योंकि और दूसरा जो वेरिएंट है उस वेरिएंट के भारत में भी मिले हैं कुछ केसेस, लेकिन वो इतने सिवियर नहीं है, इनफैक्ट नॉर्मल ही हैं वो ऑलमोस्ट। दूसरे देशों में भी मिले, तो क्या ये माना जाए सर कि जो चाइनीज़ वेरिएंट है जो BF.7 जिसे कहा जा रहा है, तो वो लेस सिवियर है और अगर वो फैल भी गए तो इतना ज़्यादा हमको चिंता नहीं करनी है, या चिंता की बात कुछ लगती है आपको? देखिए, इसमें कुछ हद तक पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हैं। पॉजिटिव भारत के अगर परिप्रेक्ष्य में आप जो पूछ रहे हैं वो ये है कि हमारी जो तीसरी शॉट ऑफ वैक्सीन है कुछ महीनों पहले लगी है, और भारत में चौथी डोज जो हाई रिस्क इंडिविजुअल्स होते हैं उनको भी लगी है, लेकिन मुझे लगता है उसको रैंप अप करने की जरूरत है एज कंपेयर टू चाइना, जहां पे 1.5 साल पहले वैक्सीन लगी है और वायरस बिल्कुल चेंज्ड है। और अभी भारत बायोटेक की इंटरनेजल वैक्सीन आई है जो मुझे लगता है एक्सीलेंट है, और क्रॉस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ब्रिज भी अलाउ कर रही है, जो हमें साइंस ने डाटा दिखाया, मैं डाटा में हूं कि एक वैक्सीन के बाद आप दूसरी कंपनी के लेते हैं तो इम्यूनिटी बेटर होती है। तो लेकिन ये वायरस के जो सिम्टम्स हैं अगर हम देखें तो वो इतने सीवियर नहीं है, लेकिन ये बात सही है कि इस वायरस के अंदर थ्रोट इन्फेक्शन, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन ज्यादा है एज कंपेयर टू लंग, लेकिन टैकीकार्डिया मतलब हार्ट रेट का बढ़ जाना, एबनॉर्मल रिदम्स आना, लोगों का डिजी फील करना, डेफिनेटली उसके सिम्टम्स कुछ ज्यादा हैं। लेकिन ऐसी पॉपुलेशन में जब ये वायरस घुसेगा जहां पे अगर हम B.7 की बात करें जो अभी चाइना में फैला हुआ है एज पर चाइनीज गवर्नमेंट, अगर वहां पे कोई और इसका म्यूटेंट फैल चुका है देन वी हैव टू रियली स्टडी। इसीलिए WHO बार बार बोल रहा है कि प्लीज शेयर द डाटा। अभी रिसेंटली लास्ट वीक उन्होंने इसी वीक बहुत स्ट्रिक्ट लिहाजे में बोला है कि डाटा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड के लिए प्लान करने के लिए। तो B.7 ऑल्दो डेंजरस है, लेकिन इतना डेंजरस नहीं है कि उससे पैनिक आ जाए, खासतौर पर भारत जैसी कंट्री में। लेकिन उससे निकला हुआ जो ऑफशूट है वो हम सबके लिए एक बहुत बड़ा चिंता का सबब बन सकता है, विदेश में भी, अमेरिका में भी, हर जगह। क्योंकि देखिए, जब 800 मिलियन लोगों के अंदर वायरस सर्कुलेट करेगा तो ऑफशूट तो डेफिनेटली बनेगा। वो नंबर्स बहुत बड़े हैं, चाइना की पॉपुलेशन नईव है, इसका मतलब वायरस को ज्यादा समय मिलेगा उनकी बॉडी में रहने के लिए, इम्यून सिस्टम को समझने के लिए और म्यूटेट करने के लिए। अगर यही काम चरमबंद तरीके से उन्होंने किया होता, देखिए आपने लॉकडाउन क्यों रखा? ताकि आप अपने देश को एडिक्वेटली वैक्सीनेट करें इफेक्टिव वैक्सीन से। जब चाइनीज गवर्नमेंट को पता लगा साइनोवैक इज लेस इफेक्टिव, तब तक उनको रेपुटेशन के बेस पे अपनी साख बनाने के लिए उन्होंने वेस्ट से दूसरी वैक्सीन मॉडर्ना, इवन फाइजर की भारत से खरीद लेते, भारत बायोटेक वो नहीं खरीदी, कोवैक्सीन, कोविशील्ड जो अच्छी अच्छी वैक्सीन हैं, मॉडर्ना, फाइजर, सबको मना कर दिया। और उसका हालात अब देख रहे हैं कि ये जो वायरस है, ये जो वैक्सीन है आउटडेटेड है, नॉट इफेक्टिव है। इसीलिए चाइना के अंदर हॉस्पिटलाइजेशन रेट और मोर्टेलिटी रेट काफी हाई है। प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट वो डाटा शेयर नहीं कर रही जिससे हमें पता लगे कि आईसीयू में कितने % लोग पहुंचते हैं, कितने लोग वेंटिलेटेड हैं, कितनों की मोर्टेलिटी हो रही है, कितनों को सिम्टोमेटिक डिजीज है। ये बात सही है कि BF.7 के अंदर अधिकांश से ज्यादा लोगों को हल्की सी सर्दी जुकाम लगेगा, लेकिन जो हाई रिस्क इंडिविजुअल हैं, जो कैंसर सर्वाइवर हैं, कीमोथेरेपी पे हैं, डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं पुअरली, या फिर जिनको और डिजीजेस हैं, उनके लिए ये मृत्यु का कारण भी बन सकता है। तो हमारी सरकारें कैसे इसको प्लान करें? अगर हमारे पास डाटा मिलेगा तो बहुत हेल्प होगी, लेकिन चाइना से आने वाला डाटा बिल्कुल सेंस नहीं मेक कर रहा है। दिस इज वेरी कंसर्निंग। एब्सोल्युटली सर, और इसीलिए इसी कंसर्न को एड्रेस करने के लिए भारत सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इनफैक्ट आज से ही जो ड्रिल्स हुई हैं वो शुरू हो गई हैं, हमने आपको रिपोर्ट भी दिखाया। और जो नेज़ल आई है भारत बायोटेक की, उसके बारे में भी हमने आपको बताया। तो कुल मिला के हमारी तैयारियां पूरी हैं। उम्मीद यही की जानी चाहिए कि इन तैयारियों के बलबूते हम जो चाइना में जो वेव आई हुई है उसका मुकाबला आसानी से और सफलतापूर्वक कर लेंगे। हाँ, जो चिंताएं थी इकॉनमी के मोर्चे पर, उनका समाधान तो खुद चाइना ने निकाल ही दिया है। तो एक मिला जुला आप इसे कह सकते हैं, राहत और आफत क्वेश्चन मार्क ज़रूर आप इसे कह सकते हैं। देखना होगा कि आगे ये वायरस किस तरह के रूप लेते हैं। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर पॉल, आपने हमारे लिए, हमारे दर्शकों के लिए वक्त निकाला। थैंक यू सो मच।